1992 का जमाना। एक आदमी हर्षद मेहता, नाम तो सुना ही होगा, बिग बुल। कहते थे उनके एक इशारे पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मतलब तूफान आ जाता था। हाँ बिल्कुल, और वो कहानी भी तो है कि उन्होंने अपनी महंगी लेक्सस कार की चाबियां, वो भी अनिल अंबानी को, बस यूं ही थमा दी थी। कमाल है। बिल्कुल, एक ऐसा शख्स जिसने थोड़े समय के लिए ही सही पर पूरे देश को शेयर बाजार का एक सपना सा दिखा दिया। और फिर वही सपना बाद में कई लोगों के लिए एक डरावना सच बन गया। तो आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे, हर्षद मेहता की। कैसे वो इतनी तेजी से ऊपर चढ़े, 1992 का वो जो मशहूर सिक्योरिटी स्कैम था, वो असल में था क्या? और उनके काम करने का तरीका क्या था, पीछे क्या छोड़ा उन्होंने, एक विरासत या बस एक चेतावनी? क्या वो सिर्फ एक धोखेबाज थे, या फिर एक बहुत तेज दिमाग वाला इंसान जो शायद सिस्टम का शिकार हो गया? हमारे पास ना इस पर जानकारी के कुछ अच्छे स्रोत हैं, दूसरी स्क्रिप्ट के भी कुछ हिस्से हैं, तो इनसे ना कहानी के अलग अलग पहलू समझने में मदद मिलेगी। सही। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों के आधार पर हर्षद मेहता की कहानी की जो जटिलताएं हैं उनको समझें। बिल्कुल, और उस सिस्टम को भी परखें जिसमें वो काम कर रहे थे। हाँ, और देखें कि आज भी ये कहानी हमें क्या सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी पड़ताल। उनकी शुरुआत देखें ना तो कहानी बड़ी दिलचस्प है। बचपन से ही रायपुर में स्कूल के दिनों की बात है। कहते हैं प्रिंसिपल को धोखा देने के लिए किसी और को अपना चाचा बना के ले गए थे। अरे वाह, शरारती थे मतलब। शरारत से ज्यादा शायद उनका सोचने का तरीका दिखाता ही है, मतलब जुगाड़ वाला। हाँ, और परिवार का बैकग्राउंड वो भी काफी अहम है शायद। हाँ, गुजराती जैन परिवार था। मुंबई में पहले कपड़े का ठीक ठाक बिजनेस था, लेकिन पिता की बीमारी हुई तो रायपुर आना पड़ा। अच्छा। वहां फिर आर्थिक तंगी देखी। हालत ये थी कि माँ के गहने तक बेचने पड़े। फिर 1973 में बेहतर मौकों के लिए वो वापस मुंबई आ गए। मामा के पास रहे। क्रिकेट अच्छा खेलते थे तो उसी के दम पर लाला लाजपत राय कॉलेज में बीकॉम में एडमिशन मिल गया। लेकिन सिर्फ पढ़ाई से तो गुजारा नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो गुजारे के लिए छोटे मोटे बहुत काम किए, सीमेंट बेचने से लेकर वो डायमंड पॉलिशिंग तक। अच्छा। और कॉलेज में ही उनकी मुलाकात ज्योति दोषी से हुई, जिनसे 1977 में शादी हुई। हाँ। और पढ़ाई के बाद नौकरी मिली न्यू इंडिया एश्योरेंस में, क्लर्क की। तनख्वाह थी कोई 600 रुपए महीना। 600 रुपए? हाँ, पर असली दिलचस्पी उनकी वो शेयर बाजार में जग चुकी थी। यहीं से शुरुआत हुई? हाँ, मतलब दिमाग वहीं लगा रहता था। दिन में नौकरी करते, वीकेंड पर सूरत जाकर डायमंड का कुछ काम कर लेते थे। उससे हफ्ते के कुछ हजार बन जाते थे। हाँ। लेकिन वो नाकाफी था। भाई अश्विन जो तब यूटीआई में थे, उनसे बात हुई और दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि असली पैसा, असली पहचान वो शेयर बाजार में ही है। और उसके लिए क्या चाहिए था? कॉन्टैक्ट्स, पैसा? दोनों, कॉन्टैक्ट्स और शुरुआती पैसा। और यहीं से उनकी एंट्री होती है उस दुनिया में। 1980 का दशक, शेयर बाजार आज जैसा बिल्कुल नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। सोचिए, कोई कंप्यूटर स्क्रीन नहीं, कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं, सब कुछ हाथ से। हाँ, सब कुछ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की उस पुरानी बिल्डिंग के अंदर। एक भीड़ भरा ट्रेडिंग रिंग होता था, वहीं सारा खेल होता था। और वहां कौन लोग होते थे? ब्रोकर्स? हाँ, दो तरह के लोग मुख्य थे। एक तो ब्रोकर्स, जिनके पास बीएसई का लाइसेंस होता था, वो आम लोगों या कंपनियों के लिए शेयर खरीदते बेचते थे। और दूसरे थे जॉबर्स। जॉबर्स ब्रोकर्स के लिए काम करते थे। उनका काम था तेजी से खरीद बिक्री करना, ट्रेडिंग करना। वो बाजार की नब्ज पकड़ने की कोशिश करते थे, कौन सा शेयर चढ़ेगा, कौन सा गिरेगा। तो हर्षद ने शुरुआत कैसे की, ब्रोकर या जॉबर? उन्होंने शुरुआत एक जॉबर के तौर पर की। 1978 में नौकरी छोड़ दी और पी अंबालाल नाम के एक ब्रोकर के यहाँ काम करने लगे। अच्छा। कहते हैं पहले ही दिन नुकसान कर बैठे। अरे हाँ, लेकिन धीरे धीरे वो बाजार की चाल समझने लगे। लेकिन जॉबर बनकर तो शायद वो नहीं मिलता जो वो चाहते थे। बड़ी छलांग लगानी थी उनको। बिल्कुल, जल्दी ही समझ गए कि सिर्फ जॉबिंग से वो सपने पूरे नहीं होंगे, कुछ अलग करना पड़ेगा। और यहीं उनकी शुरुआती रणनीतियां सामने आती हैं, जो दिखाती हैं कि वो सिस्टम को कैसे देखते थे। जैसे वो प्रीमियर ऑटो वाला किस्सा, सुना है उसके बारे में? हाँ, वो एक तरह से क्लासिक उदाहरण है इनसाइडर ट्रेडिंग का। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब अंदर की खबर का इस्तेमाल करके पैसा बनाना। हर्षद ने पता लगाया कि प्रीमियर ऑटो का प्रोडक्शन असल में कंट्रोल कौन करता है? कौन? मजदूर यूनियन। तो उन्होंने क्या किया, यूनियन नेताओं से दोस्ती गांठ ली। अच्छा। और उनसे रोज का प्रोडक्शन डेटा लेने लगे।
प्रोडक्शन बढ़ने वाला है या मान लीजिए कोई स्ट्राइक होने वाली है, ये खबर उन्हें बाजार से पहले मिल जाती थी। तो उस जानकारी के आधार पर वो शेयर खरीदते या बेचते थे? बिल्कुल, प्रॉफिट पक्का। लेकिन ये तब लीगल था, मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग पर नियम क्या थे उस वक्त? नियम तो थे, पर शायद उतने साफ नहीं थे और उतने सख्ती से लागू भी नहीं होते थे। ये एक ग्रे एरिया था जिसका हर्षद ने पूरा फायदा उठाया। दिखाता है कि जानकारी ही असली ताकत थी। और वो जानकारी हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। एक और तरीका भी था उनका, वो थिनली ट्रेडेड शेयर्स वाला। हाँ, बिल्कुल। थिनली ट्रेडेड शेयर्स मतलब ऐसे शेयर्स जिनमें ज्यादा खरीद बिक्री नहीं होती, वॉल्यूम कम होता था। तो उसमें क्या करते थे? वो बड़ी मात्रा में ऐसे शेयर खरीद लेते थे एकदम से। इससे क्या होता, उन शेयरों के दाम बढ़ने लगते। अच्छा, डिमांड बढ़ जाती थी। हाँ, लोगों को लगता कि जरूर कोई अच्छी खबर है तो वो भी खरीदने लगते, दाम और ऊपर। लेकिन फिर बेचने में दिक्कत आती होगी। हाँ, वही तो मुश्किल थी। जब हर्षद को अपने खरीदे हुए शेयर बेचने होते तो खरीदार मिलना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि असल में तो फंडामेंटल चेंज कुछ था नहीं। ये एक तरह से चक्रव्यूह जैसा था, अंदर जाना आसान, निकलना मुश्किल। समझ गया। तो ये सब चल रहा था। 1981 में उन्होंने घर भी ले लिया, लेकिन फिर कुछ गड़बड़ हुई। हाँ, फिर आया 18 मार्च 1982, एक काला दिन उनके लिए। रिलायंस के शेयर बुरी तरह गिरे। क्यों? कहते हैं इसके पीछे कैलकाटा के बियर कार्टेल का हाथ था। बियर कार्टेल, ये कौन थे? ये ब्रोकर्स का एक समूह था जो शेयरों के दाम गिराकर पैसा कमाते थे। हर्षद की सोच के बिल्कुल उलट। हर्षद बुल थे, वो बियर थे। अच्छा, तो उन्होंने रिलायंस को टारगेट किया। हाँ, और इस गिरावट ने हर्षद को जमीन पर ला दिया। एक झटके में करीब 10 लाख का नुकसान हुआ। उस जमाने में 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी। बहुत बड़ी। भारी कर्जा चढ़ गया। हालत इतनी बिगड़ी कि कहते हैं पत्नी का मंगलसूत्र तक गिरवी रखना पड़ा। उनका अकाउंट सस्पेंड हो गया। ओह, और इसी बीच उनके पिता का भी? हाँ, जून 1982 में इसी उथल-पुथल के बीच पिता का देहांत हो गया। कहते हैं अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं थे। ये उनके लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। ये तो बहुत ही मुश्किल दौर था, कोई भी टूट जाता। हाँ, लेकिन हर्षद मेहता नहीं। कमाल की बात यह है कि वो रुके नहीं। कुछ ही हफ्तों में भाइयों के साथ मिलकर पिता की जो किराए की दुकान थी ना, वहीं पर ग्रोमोर कंसल्टेंट्स नाम से कंपनी शुरू कर दी। ग्रोमोर, नाम तो सुना है। हाँ, शुरुआती पैसा रिश्तेदारों, ससुर वगैरह से आया। एक सीए दोस्त ने भी मदद की। टाइपराइटर तक बेचना पड़ा था। और यहाँ से वापसी हुई? हाँ, यहाँ से वापसी हुई। इस बार नजर पड़ी चाय कंपनियों के स्टॉक्स पर। चाय? क्यों? उस समय चाय के दाम बढ़ रहे थे, पर उनके शेयर नहीं बढ़ रहे थे। तो हर्षद ने इनमें निवेश करना शुरू किया और मुनाफा कमाया। और फिर वो ब्रोकर बन गए। हाँ, 1984 में उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मेंबरशिप कार्ड खरीद लिया। अब वो सिर्फ जॉबर नहीं, ब्रोकर थे। ये एक बड़ा कदम था। उसी दौरान देश में भी माहौल बदल रहा था, है ना? राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। एक नई उम्मीद थी बाजार में। बिल्कुल, एक ऑप्टिमिज्म था और हर्षद ने इस माहौल को भुनाया। इंडिया टुडे का एक लेख पढ़ा उन्होंने और उन्हें लगा कि अब बड़ा खेलने का समय आ गया है। कैस्ट्रोल, SPIC, ज़्वारी एग्रो जैसे शेयरों में जम के पैसा लगाया। और जब राजीव गांधी चुनाव जीते, बाजार चढ़ा, तो हर्षद का मुनाफा भी आसमान छूने लगा। यही उनका टकराव भी हुआ होगा पुराने खिलाड़ियों से, मनु मानिक जैसे। हाँ, बिल्कुल। मनु मानिक और वो जो बेयर कार्टेल था, उनसे सीधा टकराव हुआ। SPIC वाले मामले में तो उन्हें करीब 1.5 करोड़ का नुकसान भी हुआ। लेकिन उन्हें पैसा चुका दिया। हाँ, यही खास बात थी। उन्होंने सारी देनदारी चुका दी। इससे उनकी साख, उनकी इज्जत बाजार में और बढ़ गई कि ये आदमी जुबान का पक्का है। और यहीं से बिग बुल का असली दौर शुरू होता है। बिल्कुल। 1990 आते आते हर्षद मेहता वो नाम बन गए थे जो जिस शेयर को छू लें वो सोना बन जाता था। सेंसेक्स कहां से कहां पहुंच गया? सेंसेक्स 1500 के लेवल से उछलकर 1992 की शुरुआत तक 4467 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। अनसुना था ये सब। मीडिया में तो हीरो बन गए होंगे। हीरो? बिल्कुल। बिजनेस इंडिया, बिजनेस टुडे के कवर पर उनकी तस्वीरें छपती थीं। सेलिब्रिटी स्टेटस मिल गया था। और उनकी लाइफस्टाइल, वो भी तो कहते हैं बड़ी लैविश थी। अरे पूछिए मत। वर्ली में 15,000 स्क्वायर फीट का सी फेसिंग अपार्टमेंट था। मधुली नाम था उसका। उसमें स्विमिंग पूल, मिनी गोल्फ कोर्स, सब कुछ। और गाड़ियां? गाड़ियों का काफिला था, करीब 29 महंगी गाड़ियां।
लेक्सस LS 400, टोयोटा सेरा जैसी गाड़ियां थीं उस जमाने में। वही लेक्सस जो अनिल अंबानी को हाँ, वही किस्सा। हम्म। कहते हैं एक बार अनिल अंबानी ने गाड़ी की तारीफ की तो हर्षद ने चाबियां वहीं थमा दी। जी। अब ये उनकी ताकत दिखाता है या शायद उनका अहंकार, कहना मुश्किल है। और वो विज्ञापन हर्षद मेहता इज अ लायर। हाँ, वो भी कमाल था। तर्क ये कि वो जितना वादा करते हैं उससे कहीं ज्यादा कमा कर देते हैं, इसलिए वो झूठे हैं। क्या मार्केटिंग थी। बिल्कुल। यहाँ तक कि देश के सबसे बड़े टैक्स पेयर होने का दावा भी करते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये सब हो कैसे रहा था? इतना पैसा कहाँ से आ रहा था बाजार में? यही वो स्कैम वाली बात आती है ना। एग्जैक्टली। यहीं से स्कैम की परतें खुलनी शुरू होती हैं, क्योंकि ये साफ था कि बाजार को इस तरह चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो सिर्फ बैंकों के पास था। लेकिन बैंक तो सीधे ब्रोकर को उधार नहीं दे सकते थे शेयर मार्केट के लिए। आरबीआई के नियम थे। हाँ, नियम तो थे, लेकिन हर्षद ने सिस्टम की कमियों का इस्तेमाल करके एक रास्ता निकाल लिया, या कहें एक नहीं कई रास्ते बना लिए। कैसे? ये समझने के लिए शायद बैंकों के कुछ नियम जानने होंगे। हाँ, 2-3 चीजें समझनी जरूरी हैं, बहुत आसान शब्दों में। पहला है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR ये क्या होता है? आरबीआई का नियम है कि हर बैंक को अपनी कुल जमा का एक तय हिस्सा सरकारी बॉन्ड्स यानी सरकारी प्रतिभूतियों या सोना या कैश में रखना ही होगा, ताकि बैंक सुरक्षित रहे, लोगों का पैसा डूबे ना। ओके। दूसरी बात, बैंकों को ये SLR रोज मेंटेन नहीं करना होता था। मतलब हिसाब देना होता था हफ्ते के आखिर में, मान लीजिए हर दूसरे शुक्रवार को। अच्छा, तो बीच के दिनों में बैंक उस पैसे का जो SLR के लिए रखा है उसका इस्तेमाल दूसरी चीजों के लिए कर सकते थे, शॉर्ट टर्म लोन देने के लिए वगैरह। यहीं हर्षद को एक मौका देखा। और दूसरा सिस्टम क्या था? दूसरा था रेडी फॉरवर्ड डील्स, यानी RF डील्स। RF डील्स। हाँ, इसमें बैंक आपस में बहुत कम समय के लिए, जैसे 15 दिन के लिए लोन लेते देते थे। एक बैंक जिसे पैसे की जरूरत है वो अपनी सरकारी सिक्योरिटीज दूसरे बैंक के पास गिरवी रखकर कैश ले लेता था। ठीक है, ये तो सामान्य लगता है। हाँ, पर दिक्कत थी प्रोसेस में। असल में सिक्योरिटीज को फिजिकली एक बैंक से दूसरे बैंक भेजने, फिर आरबीआई का जो पब्लिक डेट ऑफिस है, PDO है, जो इन सरकारी सिक्योरिटीज का सारा हिसाब रखता है, वहां एंट्री करवाने में इसमें टाइम लगता था। तो इसका कुछ शॉर्टकट निकाला गया? बिल्कुल, एक शॉर्टकट निकाला गया, बैंक रसीद यानी BR। बैंक रसीद। हाँ, ये बस एक कागज का टुकड़ा था, एक तरह का वादा। बैंक कहता था, हाँ हमारे पास तुम्हारी ये वाली सिक्योरिटीज है, तुम उसके बदले लोन ले लो, सिक्योरिटीज हम तुम्हें बाद में भेज देंगे। ये पूरा सिस्टम भरोसे पर चलता था। और इसी भरोसे का फायदा उठाया हर्षद मेहता ने। एग्जैक्टली। उन्होंने क्या किया, कुछ छोटे बैंकों को पकड़ा, जैसे बैंक ऑफ कराड़, मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक, इनके कुछ अधिकारियों के साथ मिली भगत की और उनसे फर्जी बैंक रसीदें जारी करवाना शुरू कर दी। फर्जी मतलब ऐसी रसीदें जिनके पीछे कोई असली सरकारी सिक्योरिटी थी ही नहीं, बस कागज जारी हो रहा था। बाप रे। तो जिस बैंक ने लोन दिया उसे लगा कि लोन सुरक्षित है क्योंकि उसके पास BR है। हाँ। पर असल में वो BR खोखली थी, उसके पीछे कुछ था ही नहीं। बिल्कुल यही। और खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। हर्षद ने ऐसा इंतजाम किया कि इन फर्जी रसीदों के बदले जो पैसा मिलता था वो बैंकों के खाते में नहीं बल्कि सीधा उनके अपने पर्सनल अकाउंट में जमा होने लगा। क्या? तो ये था पैसों का असली सोर्स? बैंकों का पैसा फर्जी रसीदों के दम पर सीधा हर्षद के पास पहुंच रहा था। हाँ, और इस पैसे को वो सीधा स्टॉक मार्केट में झोंक रहे थे, खासकर कुछ चुने हुए शेयरों में, जैसे ACC। ACC, हाँ उसका नाम तो बहुत आता है स्कैम में। हाँ, ACC में उन्होंने इतना पैसा लगाया कि उसका शेयर जो करीब 200 रुपए का था वो बढ़कर 9,000 रुपए तक पहुंच गया। 9,000 रुपए? हाँ, आम निवेशक भी ये देखकर पीछे पीछे खरीदने लगे। दाम और बढ़े। जब दाम आसमान पर पहुंच जाते, हर्षद अपने शेयर बेचकर भारी मुनाफा कमाते। और फिर उस मुनाफे से बैंकों का जो मूल पैसा था वो ब्याज समेत लौटा देते और जो बच गया वो उनका अपना। फिर यही चक्र दोबारा, नया फर्जी BR, नया लोन, मार्केट में पैसा, मुनाफा, लोन वापसी, प्रॉफिट, ये चलता रहा। ये तो एक तरह की पॉन्जी स्कीम जैसा लग रहा है। बस फर्क ये है कि पैसा नए निवेशकों से नहीं बैंकों से आ रहा था। आप कह सकती हैं ये एक बहुत बड़ा बबल था जो फूलता जा रहा था, लेकिन हर बबल की तरह इसे भी फूटना ही था। और वो फूटा कैसे? क्या हुआ आखिर में? क्लाइमैक्स आया मार्च 1992 में।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI में सालाना ऑडिट चल रहा था। SBI देश का सबसे बड़ा बैंक। हाँ, वहाँ की डेप्यूटी MD थे CL खेमानी। उन्होंने देखा कि SBI के अपने रिकॉर्ड्स और RBI का जो PDO है उसके रिकॉर्ड्स में अरबों का फर्क है। कितना फर्क? करीब 574 करोड़ रुपए की सरकारी सिक्योरिटीज का कोई हिसाब ही नहीं मिल रहा था SBI के पास। वो गायब थीं। 574 करोड़। हाँ, शक की सुई घूमी बॉम्बे ब्रांच के एक जूनियर अधिकारी R सीतारमन पर। वो ये सारी डील्स देखते थे। तो उनसे पूछताछ हुई? हाँ, जब उन्हें PDO ले जाकर रिकॉर्ड्स वेरीफाई करने को कहा गया तो पता चला कि रिकॉर्ड्स में हेरफेर की गई है। 1170 करोड़ को 1670 करोड़ बनाया गया है। ओह। दबाव पड़ा तो सीतारमन टूट गए। उन्होंने कबूल किया कि ये सब हेरफेर हर्षद मेहता के कहने पर हुई है और जो सिक्योरिटीज गायब हैं उनकी बैंक रसीदें जो शायद फर्जी थी मेहता के पास है। तो मतलब नाम सामने आ गया हर्षद मेहता का। हाँ, अब SBI के सामने बड़ा सवाल था, अपने पैसे कैसे वसूलें। 11 अप्रैल 1992 को हर्षद मेहता को SBI हेडक्वार्टर बुलाया गया। वो आए पहले तो टालम टोल की इनकम टैक्स रेट का बहाना बनाया, लेकिन जब उन्हें लगा कि मामला गंभीर है तो उन्होंने तेजी से पैसा लौटाना शुरू कर दिया। पैसा लौटाना शुरू कर दिया मतलब उनके पास था पैसा? कमाल की बात यही है, कुछ ही दिनों में SBI का लगभग सारा बकाया जो सैकड़ों करोड़ में था उन्होंने चुका भी दिया। करीब 499 करोड़ प्लस 170 करोड़ सिर्फ 6.35 करोड़ के आसपास बाकी रह गए थे। लेकिन ये पैसा आया कहाँ से? बाजार तो तब तक हिल चुका होगा, पैसा निकालना मुश्किल रहा होगा। हाँ, यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। ये पैसा कहाँ से आया और यही कहानी और उलझ जाती है। कैसे? बाद में पता चला कि ये पैसा भी धोखाधड़ी से ही आया था। हर्षद ने नेशनल हाउसिंग बैंक NHB, जो कि RBI की ही एक सब्सिडियरी है, वहां से पैसा उठाया था। NHB से? कैसे? ग्रिंडलेस बैंक के जरिए और फिर से फर्जी बैंक रसीदों का इस्तेमाल करके। मतलब एक सरकारी बैंक NHB से पैसा निकालकर दूसरे सरकारी बैंक SBI का कर्ज चुकाया गया। यूको बैंक का भी नाम आया इसमें। ये तो मतलब धोखाधड़ी का एक पूरा जाल बिछा हुआ था। वो तो लगभग बच ही निकले थे अगर सारा पैसा चुका देते। ऐसा ही लगता है। वो आखिरी 6-7 करोड़ भी शायद चुका देते, लेकिन तभी एक पत्रकार ने ये खबर ब्रेक कर दी। सुचेता दलाल। हाँ, सुचेता दलाल, टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार। 23 अप्रैल 1992 को उनकी वो मशहूर खबर छपी। हेडलाइन थी, ब्रोकर आस्क्ड टू स्क्वायर अप 500 करोड़। नाम नहीं लिया था? नाम नहीं लिया था, पर इशारा बिल्कुल साफ था, बिग बुल की तरफ। और उस एक खबर ने सब कुछ बदल दिया। सब कुछ। भूचाल आ गया। अगले दिन संसद में हंगामा मच गया। RBI ने जांच कमेटी बना दी, CBI जांच के आदेश हो गए। और शेयर बाजार धड़ाम। सेंसेक्स जो 4487 पर था वो गिरकर 2600 पर आ गया। हजारों करोड़ रुपए डूब गए निवेशकों के। और हर्षद मेहता? 4 जून 1992 को हर्षद मेहता और उनके भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वो राजनीतिक आरोपों वाला एंगल भी तो था। हाँ, वो एक और बड़ा मोड़ था। जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद पहले तो हर्षद ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC के सामने किसी भी पॉलिटिकल लिंक से साफ इनकार कर दिया। नवंबर 92 की बात है। लेकिन फिर जून 1993 में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बम फोड़ दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने सीधा दावा किया कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को उनके नंदयाल चुनाव के लिए 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी, वो भी सूटकेस में भरकर प्रधानमंत्री निवास पर। क्या सीधा प्रधानमंत्री पे आरोप? हाँ, उन्होंने पूरी कहानी बताई कि कैसे मित्तल बंधुओं सतपाल और सुनील मित्तल के जरिए ये मुलाकात हुई, कैसे सूटकेस दिया गया, यहाँ तक कि राजीव गांधी से हुई एक पुरानी मुलाकात का भी जिक्र किया। इन सनसनीखेज आरोपों का कारण क्या बताया उन्होंने? अचानक क्यों ये सब कहा? उनका कहना था कि जेल में उन पर दबाव डाला जा रहा था, पैसे मांगे जा रहे थे, उन्हें ड्रग्स केस में फंसाने की धमकी दी जा रही थी, इसलिए वो सच सामने ला रहे हैं। लेकिन क्या ये आरोप साबित हुए? नहीं। बाद में JPC के सामने वो खुद ही अपने बयान से थोड़ा पलट गए। कहा कि हताशा में, फ्रस्ट्रेशन में बोल दिया था। PMO ने आरोपों का जोरदार खंडन किया और ये आरोप कभी साबित नहीं हो पाए। और फिर उनका अंत कैसे हुआ? कानूनी लड़ाई बहुत लंबी चली। उन पर करीब 27 मामले दर्ज हुए थे। 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा। और वहीं? हाँ, 31 दिसंबर 2001 की रात थाने जेल में
उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई, सिर्फ 47 साल की उम्र में। तो अब इतने साल गुजर जाने के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हर्षद मेहता की विरासत क्या है? लोग आज भी उन्हें कैसे याद करते हैं? देखिए, दो नजरिए बहुत साफ दिखते हैं। एक नजरिया उन्हें सीधे सीधे खलनायक मानता है, एक स्कैमस्टर, जिसने सिस्टम से खिलवाड़ किया। हाँ, जिसने सिस्टम की धज्जियां उड़ाई, नियमों को ताक पर रखा और लाखों छोटे बड़े निवेशकों का पैसा डुबो दिया। उनकी वजह से कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गईं। और दूसरा नजरिया? वो क्या कहता है? दूसरा नजरिया थोड़ा अलग है। वो उन्हें एक तेज दिमाग, एक जीनियस, भले ही भटका हुआ, मानता है। अच्छा, कैसे? तर्क ये दिया जाता है कि वो सिस्टम का ही एक प्रोडक्ट थे। सिस्टम में जो कमियां थीं, जो लूपहोल्स थे, उन्होंने सिर्फ उन्हें पहचाना और उनका इस्तेमाल किया। ये भी कहा जाता है कि वो एक बाहरी थे, एक आउटसाइडर, जिन्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पुराने स्थापित खिलाड़ी, वो जो बियर कार्टेल था, वो आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, तो उन्होंने अपना रास्ता बनाया। और ये भी कि उन्होंने आम आदमी को शेयर बाजार से जोड़ा। हाँ, ये भी एक तर्क है कि उन्होंने आम लोगों में, मिडिल क्लास में शेयर बाजार के प्रति एक दिलचस्पी जगाई, एक सपना दिखाया कि वो भी पैसा बना सकते हैं, भले ही वो तरीका गलत था और अंत बुरा हुआ। खुद हर्षद ने भी एक बार कहा था, मैंने सिर्फ सिस्टम का इस्तेमाल किया, उसे तोड़ा नहीं। ये बहुत दिलचस्प लाइन है। और ये भी तो सच है कि इस स्कैम के बाद सिस्टम में बड़े बदलाव हुए। बिल्कुल, ये स्कैम एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल था पूरे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के लिए। जैसे? सबसे बड़ा बदलाव तो सेबी को लेकर हुआ। उसे ज्यादा ताकतें दी गईं, नियम सख्त किए गए। और वो शेयर्स का डीमैटेरियलाइजेशन? हाँ, वो बहुत बड़ा कदम था। शेयरों को कागजी सर्टिफिकेट से इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदला गया। इससे धोखाधड़ी बहुत मुश्किल हो गई, पारदर्शिता बढ़ी, ट्रेडिंग का कंप्यूटरीकरण हुआ। ये सब कहीं ना कहीं उसी 1992 के स्कैम का नतीजा था। तो संक्षेप में कहें तो ये कहानी है एक साधारण लड़के के असाधारण रूप से ऊपर उठने की। हाँ, सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर चालाकी से या कहें बेईमानी से बाजार पर एक तरह का कब्जा करने की। और फिर उतनी ही नाटकीय तरीके से नीचे गिरने की। पीछे छोड़ गए बहुत सारे अनसुलझे सवाल और कड़वे सबक। बिल्कुल, और ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, उतनी ही रेलेवेंट है। ये महत्वाकांक्षा की कहानी है, लालच की कहानी है, व्यवस्था की कमजोरियों की कहानी है। हाँ, और जोखिम लेने की हमारी समझ पर भी सवाल उठाती है। ये पूछती है कि एक व्यक्ति सिस्टम से कितना बड़ा हो सकता है और सिस्टम उसे कहाँ तक जाने की इजाजत दे सकता है। तो आखिर में एक सवाल श्रोताओं की सोचने के लिए छोड़ते हैं। ये जो बहस चलती है खलनायक या प्रतिभा, क्या इससे थोड़ा आगे बढ़कर सोचने की जरूरत है? मतलब क्या असल सवाल उस व्यवस्था पर है, उस सिस्टम पर है जिसने हर्षद मेहता जैसे किरदार को न सिर्फ उभरने दिया बल्कि इतना बड़ा बनने दिया? क्या एक कमजोर, छेदों से भरा सिस्टम ऐसे लोगों को अनिवार्य रूप से जन्म देता है? या फिर क्या आज के बदले हुए नियमों, आज के ज्यादा मजबूत सिस्टम में भी कोई व्यक्ति इस तरह का भूचाल ला सकता है? सोचने वाली बात है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और कमेंट करके बताएं कि आप अपनी किस फेवरेट बुक का रिव्यू चाहते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हम ज़रूर कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।